सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर नंबर 3 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में मैं आपके पास में 2 टॉपिक्स लेकर आया हूं जो कि एकदम बेसिक है, लेकिन आज हम बहुत अच्छा कंटेंट भी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर सेक्शन। ठीक है, बाकी बात करेंगे नॉमेनक्लेचर पे भी। स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है, लेक्चर को बहुत लंबा नहीं करेंगे। हमारा 2 टॉपिक का टारगेट है जो कि है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और कॉमन नेम्स। कॉमन नेम भी इतना शॉर्ट कंटेंट नहीं है, इसीलिए मैं कॉमन नेम का कुछ कंटेंट आज वाले लेक्चर में और कॉमन नेम का कुछ कंटेंट नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करने वाला हूँ आपके साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ आर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अब जिन बच्चों ने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग करना। हाइब्रिड बायोलॉजी के अंदर भी कहते हैं ना कि हाइब्रिड बना दिया। हाइब्रिड मीन्स क्या होता है, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिला के एक सिंगल कैरेक्टर का कोई चीज़ बना देना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड बनाना, यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो केमिस्ट्री के अंदर में 2 कैरेक्टर्स क्या हैं, अगर आपको याद हो तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रॉपर घर है दैट इज़ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिटल के अंदर में रहता है, करेक्ट। ऑर्बिटल इज़ द फाइनल घर, यानी फाइनल प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब जो ऑर्बिटल्स हैं वो सब सारे एक तरीके के नहीं होते हैं। एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल होता है, जी होता है। इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप आगे बढ़ोगे। तो ये जो एस है, पी है, डी है, एफ है, उनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जब ये अलग अलग जो ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं तो बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बन जाता है तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सभी की लगभग एनर्जी लगभग जितने ऑर्बिटल्स बनेंगे सबकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ एग्जांपल। अभी हम ऑर्गेनिक वाला सेक्शन पे बात नहीं कर रहे, जस्ट आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बता रहा हूँ। मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल आता है और एक पी ऑर्बिटल आता है, तो एक एस अलग कैरेक्टर रखेगा, पी एक अलग कैरेक्टर रखेगा। जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा 2। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, sp। बात समझते हैं। मान लो मेरे पास में एक बाल्टी है, एक बकेट है जिसमें रेड कलर है और एक बकेट है जिसमें येलो कलर है। 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को मिलाने से पिंक कलर बनता है, लेट्स सपोज मान लो। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास में एक रेड कलर है बाल्टी में यानी बकेट में और एक येलो कलर है। दोनों को मिक्स करोगे पिंक कलर बनेगा। कितनी बाल्टी, कितने बकेट बनेंगे, 2। अरे 2 बाल्टी है ना, एक रेड है येलो है, तो दोनों मिलाओगे पिंक बन रहा है, तो 2 बाल्टी बनेगा ना पिंक कलर। तो वही बात है कि हम ये जो आप रेड कलर और येलो कलर देख रहे हो दैट आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और पिंक कलर जो बना दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिमिलर, तो जैसे देखो एक एस, यार मान लो ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, मिला दिया तो बना पिंक कलर। लेकिन कितना, 2 बाल्टी बना ना, तो मतलब जितना आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हो उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। उस तरीके से मान लो एक एस है और 2 पी मिला दोगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा 3, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाए गए हैं और उसका नाम क्या हो जाएगा, sp2। क्लियर बात। अगर मान लो आपने s के साथ में 3 p मिला दिया, क्योंकि p मैक्सिमम कितना होता है, 3 ही होता है ना, तो 4 बनेगा टोटल ऑर्बिटल और उन चारों का नाम क्या हो जाएगा, sp3। तो जो आप देख रहे हो ना, sp, sp2, sp3, आगे आएगा sp3d, ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। कार्बन के केस में अगर हम बात करेंगे तो मैक्स टू मैक्स आपको ये 3 मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पढ़ना है, sp, sp2 एंड sp3। इससे आगे आपको आएगा ही नहीं। क्लियर बात। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। अब कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन्स के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या किसी मॉलिक्यूल का निकलेगा या फिर पर एटम निकाला जाता है। तो देखो छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए जो सेंट्रल एटम होता है हम जस्ट उसका ही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो हमारा पूरा मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है। ऐसे निकालना, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पर एटम हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है। यानी जैसे मान लो अमोनिया है, NH3। हमको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनिक से हट रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दूंगा ना हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप ऑर्गेनिक पे बहुत आराम से लगा पाओगे। जैसे मान लो अमोनिया है NH3, ठीक है, तो इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन किसका निकाल रहे हैं, बेसिकली आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है वो तो धीरे धीरे देखेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन हम पूरे मॉलिक्यूल का नहीं निकालते हैं, पर एटम का निकालते हैं, और जनरली मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। लेकिन अपने को ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल एटम दे देगा निकालने के लिए। हमारे पास में एक लंबा चौड़ा कंपाउंड होगा, उसमें पूछा जाएगा कि हर कोई भी कार्बन दे सकता है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, यानी अपने को हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी कार्बन निकालने आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है।
हाइब्रिडाइजेशन, अब ध्यान रखना मेन कंटेंट पे आ रहे हैं, यही वाला चीज़ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी यूज़ करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो निकलता है, हाइब्रिडाइजेशन वो निकलता है अकॉर्डिंग टू स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर के हेल्प से, ठीक है। इक्वल टू नहीं है, मतलब विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडेशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये ध्यान रखना कि हाइब्रिडेशन निकालने का मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ यही तरीका नहीं है हाइब्रिडेशन निकालने का, और भी तरीका है, यानी और फॉर्मूलाज वगैरह भी हैं। अपने को सीधा सीधी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और इससे हर तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल फॉर्मूलाज पढ़ने का कोशिश मत करो। सिंपल सा बात है, ये हाइब्रिडेशन निकालना है, आप क्या निकालोगे? स्टेरिक नंबर। जिस भी एटम का निकालना होगा हाइब्रिडेशन, आप सिंपल उसका देखोगे सिग्मा बॉन्ड कितना है, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा, जितने सिंगल बॉन्ड होंगे सारे सिग्मा होंगे, ठीक है। और लोन पेयर को काउंट कर देना है उसी एटम पे। अब उसके अकॉर्डिंग मान लो कि हमने स्टेरिक नंबर निकाला, इनको जोड़ के नंबर आता है 2। इसका मतलब 2 ऑर्बिटल्स मिक्स कर दो, यानी 2 ऑर्बिटल मिक्स करने का मतलब क्या है? ये तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp। अगर स्टेरिक नंबर आता है 3 तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन sp2। और स्टेरिक नंबर अगर आता है 4 तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो इस तरीके से हम स्टेरिक नंबर के हेल्प से हाइब्रिडेशन sp, sp2 और sp3 निकालते हैं। अब मैं इसके आगे इसलिए नहीं जा रहा हूँ जस्ट कि अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में ये 3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन ही काम आने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको पता है, ये जब केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक, जब भी पढ़ेंगे, अभी टाइम है, तो उसके अंदर मैं आपको ना प्रॉपर हाइब्रिडेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आया हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते थे, वो सारा कुछ हम उधर देखेंगे। मुझे यहाँ पे नीड नहीं है, जस्ट आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडेशन। और हाइब्रिडाइजेशन अगर हम कर रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बनता है। और अगर मान लो हाइब्रिडेशन पता करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। अब वही स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो sp, 3 आएगा तो sp2 और 4 आएगा तो sp3। एकदम सिंपल है, इस तरीके से याद करना है। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड तो नहीं कहना चाहिए, किसी कंपाउंड में अलग अलग कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, मान लो अपने पास में एग्जांपल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH CH3 एंड CH3। यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा टफ नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पे एक और सिंगल बॉन्ड CH लगा देते हैं, ठीक है। अब ये अपने पास में एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें हर कार्बन का हम क्या निकालने वाले हैं? हाइब्रिडेशन निकालने वाले हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। मैंने क्या बोला? हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आप इस वाले फॉर्मूला पे ध्यान दो, स्टेरिक नंबर निकालो, ईच एंड एवरी कार्बन का स्टेरिक नंबर। तो ध्यान देंगे, पहला जो कार्बन है, अब देखो बेसिक पता होना चाहिए, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है। अब लोन पेयर मतलब क्या है? एटलीस्ट 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो अपने पास में 2 बचेगा ही नहीं। हम चेक करते हैं, देखो ये जो कार्बन है इसने टोटल 4 बॉन्ड्स बनाया हुआ है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो एक तो यहाँ पे बॉन्ड दिख ही रहा है कार्बन के साथ में, और 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड। अब बोलोगे सर सिग्मा बॉन्ड कैसे पता करें? एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा, तो उतना सोचना ही नहीं है। मतलब इसके अंदर में सिग्मा बॉन्ड हो गया 4 इस कार्बन का, 4 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर एक भी नहीं है। क्यों? जब चारों से बॉन्ड बना लेगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं ना। तो इस कार्बन पे हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर 0, तो 4 + 0 कितना हुआ? 4। 4 के लिए हम हाइब्रिडेशन क्या बोलेंगे? sp3। तो ये कार्बन हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर बात? देखो ये कार्बन पे ध्यान देंगे तो अगेन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक हाइड्रोजन के साथ में 4 सिग्मा, तो 4 के लिए अगेन sp3। इस कार्बन पे आ जाओ तो देखो इधर ये कार्बन 1 सिग्मा, इधर डबल बॉन्ड के अंदर में हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा होता है और 1 बॉन्ड पाई होता है। उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के अंदर में 1 सिग्मा होता है और बाकी जो 2 हैं वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो हमें सिर्फ सिग्मा से मतलब है, करेक्ट। तो देखो डबल बॉन्ड में 1 ही सिग्मा होगा, तो 1 सिग्मा यहाँ हो गया, दूसरा सिग्मा यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन के साथ हो गया, तो 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा, लोन पेयर एक भी नहीं बचेगा। क्यों? 4 बॉन्ड्स तो है ना, बॉन्ड तो 4 बन चुके हैं, पाई बन गया ना एक, तो हमें पाई से मतलब नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचा अपने पास में। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है तो लोन पेयर नहीं है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2, क्योंकि नंबर स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3 आएगा ना, 1, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3, तो 3 के लिए क्या बोलते हैं? sp2। अगेन ये भी सेम अगर काउंट करोगे तो sp2, ये भी वही है ना, एक हाइड्रोजन के साथ एक यहाँ सिग्मा, एक यहाँ सिग्मा, 3 हो रहा है। नेक्स्ट अगर इस कार्बन पे अगर आप चेक करोगे तो 1, 2, 3 सिग्मा और एक हाइड्रोजन के साथ में 4, यानी कितना हो गया? sp3।
इस वाले कार्बन को देखोगे तो अगेन सेम चीज़, 3 हाइड्रोजन के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड इधर पे, तो क्या हो गया sp3। ये भी अगर आप काउंट करोगे तो sp3। अच्छा, इधर पे 2 कार्बन बच रहे हैं, एक ये काउंट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर में एक ही सिग्मा होता है, मैंने आपको बताया। तो इधर पे अगर ध्यान दोगे तो इधर यहाँ एक सिग्मा और यहाँ एक सिग्मा, तो 2 हुआ। लोन पेयर तो इस कार्बन पे एक भी नहीं, 4 बॉन्ड तो बन ही चुका है, तो यानी ये हो जाएगा sp। क्लियर बात? अच्छा, ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, एक सिग्मा इधर, तो ये भी अगेन क्या हो गया sp। क्लियर बात है? किस तरीके से काउंट करना है, हाइब्रिडेशन हम निकालना सीख गए। अब देखो, सीधा सीधे हम याद करते हैं कि अगर कार्बन चारों तरफ से सिग्मा बॉन्ड ही है, मतलब चारों सिंगल बॉन्ड है, तो हमेशा आंख बंद करके बोलोगे उस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना आएगा, क्या आएगा, sp3 आएगा। अगर कार्बन कहीं से भी अगर एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब जो कार्बन है उस पर एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल नहीं, एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एटलीस्ट एक भी अगर डबल बॉन्ड हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है? और अगर कार्बन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, एक साइड पे सिंगल ही होगा, ट्रिपल एक साइड पे हो गया, तो उसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये बात तो अब सीधा याद रखो, विदाउट एक्सेप्शन, सीधा सीधी ये चीज़ लगेगा। सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन ही बॉन्ड हो, किसी के साथ भी अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है दैट इज sp3, डबल बॉन्ड बनाया है sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाया है sp, काम खत्म। कभी कभार क्या होता है, कंजुगेटिव डबल बॉन्ड भी आ जाता है। कंजुगेटिव मतलब लगातार डबल बॉन्ड, जैसे यही है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है? अब क्या होगा, इधर वाले कार्बन को हम काउंट करें, तीनों कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, तो क्या हो गया, 3 के लिए क्या बोलोगे, sp2। क्लियर? इस कार्बन को देखो, अब बच्चा कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या सोचता है कि सर आपने तो बोला था डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, sp2 होना चाहिए। बच्चा यही गलती करता है। मैंने बोला था कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड में आप कॉन्सेप्ट लगाओ ये वाला, कितने सिग्मा बॉन्ड, इधर पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक ही सिग्मा, तो इधर पे एक सिग्मा हो गया। इधर पे देखोगे तो एक सिग्मा, तो 2 ही सिग्मा है, और लोन पेयर 0, तो ये sp2 नहीं होके sp होगा। तो ध्यान रखना, जब डबल बॉन्ड हो तो sp2, एक ही डबल बॉन्ड होने पे, और कंसेक्यूटिव उस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो गया, मैं कंपाउंड में नहीं बोल रहा हूँ, वापस से सुन लो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 एकदम कोई भी मतलब गलती नहीं होने वाला, बेझिझक बोलोगे। उस कार्बन पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो वो sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड है sp होगा। लेकिन अगर किसी कार्बन पे कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है, लगातार 2 डबल बॉन्ड है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन sp कहलाता है, नॉट sp2। इस वाले को चेक करोगे, अगेन इट इज ऑल्सो sp2। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का, आप इस तरीके से किसी कार्बन के लिए निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। अब एक चीज़ और समझ लो, क्या हमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर में क्या सिर्फ हमें कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना है? तो ऐसा नहीं है। हम हाइब्रिडाइजेशन अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर में कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, तो हम किसी का भी हाइब्रिड स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है? अभी अपने को कोई एग्जांपल अगर पूछा जाए तो चलो एक कर लेते हैं। वैसे भी अपने ऐसा कंपाउंड में भी नहीं भी देखा होगा, CH3 CH2 NH CH3। ठीक है? चलो सारे एटम्स का यहाँ पे भी एक बार हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सीधा बोलोगे sp3। ये भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, sp3। अब तो नाइट्रोजन है ना, कॉन्सेप्ट लगा लो यहाँ से। नाइट्रोजन के कितने सिग्मा बॉन्ड, अच्छा नाइट्रोजन के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। देख लो, 2,7 लिखोगे, 2,5 लिखोगे, या फिर 1s2 2s2 2p3 बोलोगे, तो सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन ने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ में, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। लोन पेयर कितना है उसके पास में? 1। करेक्ट बात? तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, स्टेट नंबर कितना आएगा? 4, और 4 के लिए sp3, यानी ये जो नाइट्रोजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन अगेन सिंगल बॉन्डेड है, तो ये भी क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया हाइब्रिडाइजेशन का आप भूलोगे नहीं, और इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड में कोई हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, सभी का हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से निकालना है। सो क्लास एक जो मुझे आज कॉन्सेप्ट पढ़ाना था आपको हाइब्रिडाइजेशन, वो बता दिया है। अब सर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाते हो, ये बेसिक्स के अंदर में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेक्चर बहुत लंबा नहीं करना है। लेकिन हाँ, मैं आपको
मैं सोच रहा हूँ कि जब भी आपका एक मेजर कंटेंट कवर हो जाएगा तो आपको मैं इसकी प्रैक्टिस सीट जो है आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर हमारे ऐप के थ्रू ही आपको मिल जाएगा, और वहीं पे उन क्वेश्चंस को इन्हीं बेसिस पे होने वाला है सारा, यही कॉन्सेप्ट जो हम सीख रहे हैं उस तरीके से आप फिर क्या निकाल लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे आप टेलीग्राम के ही थ्रू पूछ लो, या फिर ऐप में भी मैंने ऑप्शन दे रखा है, आप ऐप के थ्रू भी उसको क्या कर सकते हैं, डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं उसी कॉमेंट सेक्शन के अंदर में, बस जहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। सो क्लास, हाइब्रिडेशन टॉपिक एंड हो गया है। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से आराम से पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सो फटाफट आप इसको लिखिए, मैं आता हूँ नेक्स्ट कंटेंट लेके, दैट इज़ कॉमन नेम्स की तरफ, ठीक है। चलिए, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेना, जो मैंने आपको बताया है, जो चीज़ें आपको लगती हैं नोट करना चाहिए, जो मैंने बोला है वो नोट कर लेना। फटाफट आते हैं नए टॉपिक के साथ में, दैट इज़ कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। बोलते हैं ना, अभी आप सीढ़ी चढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, अभी ऐसा नहीं कि कोई कोर कॉन्सेप्ट आ गया है, जब तक आपको किसी चीज़ का नाम नहीं पता लगेगा, उस कंपाउंड का रिएक्शन और सारी चीज़ें आएंगी नहीं, तो इन पे बड़ा ज़रूरी है काम करना। सो अभी हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर पे। ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, ठीक है, बड़ा टॉपिक है, तो ऐसा नहीं हड़बड़ा जाना सर आप नॉमेनक्लेचर को बहुत एक्सटेंड कर रहे हो। मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पे फोकस करने वाला हूँ और सभी को बहुत अच्छे से प्रॉपर कवर करेंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नामकरण करना, ठीक है। नामकरण मतलब किसी कंपाउंड को देखा, उसका इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, कुछ नाम रख दिया, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। अब जैसे घर पे ही हैं, ऐसे आप मुझे जानते हो अभिषेक सर के नाम से, ठीक है, लेकिन मुझे घर पे निहाल कहा जाता है, लोकेलिटी मुझे निहाल नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब है निहाल इज़ माई कॉमन नेम। यहाँ पे सब कोई कॉमनली मुझे निहाल नाम से ही कहता है। किसी को घर पे चुन्नू मुन्नू कहते होंगे, किसी को बाबू कहते होंगे, ठीक है, तो सभी का कुछ ना कुछ कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम एक अलग नॉमेनक्लेचर हो गया। मेरा ऑफिशियल नेम अभिषेक आनंद है, उसी तरह ऑफिशियल नेम को हम केमिस्ट्री के टर्म में कहते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर हर जगह वैलिड है, ठीक है। जैसे अब मान लो कि मैं अगर कहता हूँ कि मैं बायो के वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे भी देख रहे होंगे आपको, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल समझ लो, जैसे लायन है, सभी कोई जानता है। शेर बोलेंगे तो मे बी हमारे लोकल लोग जानेंगे, ठीक है, मे बी जो हिंदी नहीं बोलते हैं उनको शेर नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वर्ल्ड में कहीं जाके, वर्ल्ड में कहीं पे, मैंने बोला पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो इज़ द साइंटिफिक नेम, या फिर हम कह सकते हैं जूलॉजिकल नेम ऑफ द लायन, ठीक है। तो पैंथेरा लियो सबको ही समझता है वर्ल्ड में। अब सबको इन द सेंस वो नेम एक इंटरनेशनल नेम है, वर्ल्ड में कोई भी पैंथेरा लियो मतलब लायन ही समझेगा, तो हर जगह रिकॉग्नाइज्ड नेम है। तो नॉमेनक्लेचर भी उसी तरीके से 3 पार्ट में किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर, ठीक है, कॉमन नेम्स जिनको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड नॉमेनक्लेचर, डेराइव्ड नेम्स, ठीक है। एंड थर्ड आता है दैट इज कॉल्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, IUPAC नेमिंग, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ज़्यादा अपने को जो इंटरनेशनल मान्यता है इसी IUPAC से है। IUPAC क्या है आपको फुल फॉर्म पता होगा कि जो भी केमिस्ट्री के अंदर में रेगुलेशंस होता है वर्ल्ड वाइड, वो कौन रेगुलेट करता है, यानी जो भी चीज़ें नई चीज़ें आएंगी मान्यता देना, वो IUPAC देता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो मेजर सेक्शन बनाएगा, इसमें सेट ऑफ रूल्स है जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर है, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाऊंगा। कॉमन नॉमेनक्लेचर, तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में बहुत सेट ऑफ रूल्स नहीं है, कुछ भी कंपाउंड का कभी कुछ भी नाम रखा जाता है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि बहुत रैंडम नेम्स होंगे। कुछ सेट ऑफ चीज़ें हैं कि इनको रूल्स नहीं कह रहे हैं इसको, कुछ सेट ऑफ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है इन कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो देखो, कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम को हम ट्राइवल नेम्स के भी नाम से जानते हैं, ट्राइवल नेम्स, ठीक है। तो ट्राइवल नेमिंग जो है आज आप सीखने वाले हो, ये भी जो कंटेंट है वो एक क्लास का नहीं है, कॉमन नॉमेनक्लेचर में 2 क्लासेस के अंदर में कंप्लीट करूँगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ पूछ रहा हूँ, एज एन आप मेरे अपने और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जस्ट एक मुझे फीडबैक चाहिए कि क्या मैं डिक्टेट या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको स्पीड बहुत फास्ट लग रही है क्या? क्योंकि
मैं ऐसा नहीं चाहता कि बहुत लेक्चर्स हो जाएं इसी स्पीड में, फिर बच्चा ऐसा बोलने लग जाए कि नहीं सर आप बहुत तेज़ पढ़ाते हो और ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको लग रहा है कि सर आप डिक्टेट फास्ट कर रहे हो या फिर कोई दिखने वगैरह में कोई भी इशू अगर आपको लेक्चर्स के अंदर में आ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करो। मैं अभी बहुत फीडबैक पे बहुत ज़्यादा काम करने वाला हूँ, लाइटिंग पे, और आपको लगता है कि नहीं सर इसको रिप्लेस कर देना है किसी चीज़ से, नहीं बोर्ड पे अच्छा नहीं हो रहा, ग्रीन बोर्ड चाहिए या फिर डिजिटल बोर्ड चाहिए, वो सारी चीज़ों पर हम काम करेंगे। लेकिन वही है जस्ट ऑल योर फीडबैक, तो मुझे आप फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने बोला कॉमन नॉमेनक्लेचर भी है, 2 क्लास के अंदर में हम इसको कवर करने वाले हैं। इट इज़ नॉट एक छोटा सा टॉपिक, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। मतलब अपने को मैक्स टू मैक्स अगर एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी मेरे टीचर्स कहा करते थे कि एनसीईआरटी माई बाप है, ठीक है। तो एनसीईआरटी माई बाप है, उसको धोखा नहीं देना, उसको हमेशा फॉलो करना है। तो उसके अंदर में आप देखोगे तो हर कंपाउंड का आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर और सम कंपाउंड्स का कॉमन नॉमेनक्लेचर दिया गया है। डिराइव्ड नेम्स तो मतलब मोस्टली नहीं दिया गया है, ठीक है, बताया गया है लेकिन दिया नहीं गया है कि हर कंपाउंड के लिए नहीं दिया गया है। तो हम बेसिकली आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के अंदर में भी हम बात करेंगे आज कॉमन नेम्स के अंदर, ठीक है। अब कॉमन नेम्स मतलब क्या? कॉमन नेम्स मतलब एक लोकलाइज्ड नेम हो गया, ठीक है। इट इज़ नॉट इंटरनेशनल नेम। लेकिन यस, कॉमन नेम भी रखने के पहले कुछ चीज़ें, रूल्स नहीं है लेकिन कुछ चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कि कॉमन नॉमेनक्लेचर जो हम फॉलो करते हैं उसमें क्या करते हैं हम। यहाँ तो किसी कंपाउंड का नाम कॉमन नॉमेनक्लेचर में उसके डिस्कवरर के नाम पे रख दें, ठीक है, या तो उसका जो सोर्स है, जिस सोर्स से वो ऑब्टेन किया जा रहा है उस सोर्स के नाम पे रख दे। और भी चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें और हैं, अपने को उधर घुसना नहीं है, ठीक है। सीधा हम बात करते हैं कि कॉमन नॉमेनक्लेचर में, ठीक है, ये चीज़ें कंसीडर की जाती हैं कि जिस सोर्स से मिल रहा है उसके नाम पे रख दिया गया, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, CH4 है ना, इसका जो कॉमन नेम है उसको हम लोग बोलते हैं मार्श गैस। अब इसका नाम मार्श गैस क्यों है? क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस, ये मार्स नहीं है, नॉट प्लैनेट, मार्सी प्लेसेस, यानी दलदली इलाका में ये जो मीथेन गैस है वो मिलता है वहाँ पे, तो इसीलिए इसको मार्स गैस के भी नाम से बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे HCOOH, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड जो है इसका कॉमन नेम है, लेकिन फॉर्मिक एसिड ही क्यों, कहाँ से फॉर्मिक आ गया? क्योंकि ये जो एसिड है वो मिलता है अपने को फॉर्मिका से, ठीक है। व्हाट इज फॉर्मिका? फॉर्मिका मीन्स रेड एंट। तो हमें रेड एंट से मिल रहा है तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिका से। उस तरीके से CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। कॉमन नॉमेनक्लेचर इसका एसिटिक एसिड। क्यों भाई? क्योंकि ये हमें एसिटम से मिलता है। व्हाट इज एसिटम? एसिटम मतलब हो गया विनेगर। उस तरीके से आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड, उसी तरीके से ऑक्जेलिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझा दिया। उसी तरीके से आप मिथेनॉल को देखो तो मिथेनॉल को वुड स्पिरिट के नाम से मतलब जाना जाता है। तो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर हो गया कुछ कंपाउंड्स का। तो ये बात आप समझ गए कि हाँ ठीक है। अब डिस्कवरर के नाम से अभी आप मैं जैसे यूज़ करना चाहूँगा तो कोई कंपाउंड से जैसे अभी आपको ऑर्गेनिक में अपकमिंग क्लासेस में पढ़ना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा। तो हु वाज ग्रिग्नार्ड? ग्रिग्नार्ड एक डिस्कवरर है, साइंटिस्ट है, उन्होंने वो बताया तो इसीलिए उनके नाम पे रख दिया गया। तो एक कॉमन नॉमेनक्लेचर जो है ना, किसी सोर्स से किसी डिस्कवरर के नाम पे रख दिया गया, दैट इज इट। लेकिन यस, कॉमन नॉमेनक्लेचर में एक सेगमेंट ऐसा भी है जहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। मैं आपको 1-2 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि नया है, आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। मैं आपको पहले बताता हूँ रेडिकल क्या होता है, ध्यान देंगे। रेडिकल, जो वर्ड ऑफ डिस्कशन है दैट इज रेडिकल, ठीक है। तो देखो रेडिकल क्या है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनता है। रेडिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन, अगर आप जब मतलब व्हेन हाइड्रोजन आर रिमूव्ड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो पोर्शन बचता है दैट इज कॉल्ड रेडिकल। अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो हम बोलेंगे मोनोवैलेंट रेडिकल फॉर्म होगा, मोनोवैलेंट, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक ही वैलेंसी खाली होगी ना, तो इसीलिए मोनोवैलेंट रेडिकल।
अगर आप 2 हाइड्रोजन रिमूव करोगे दैट इज अ डाईवैलेंट रेडिकल। बात समझ में आया? मोनोवैलेंट रेडिकल एंड डाईवैलेंट रेडिकल। अपने को मैं 2 ही की बात कर रहा हूँ, बनाने के लिए ट्राईवैलेंट भी बना लो, लेकिन अपने को 2 तक एटलीस्ट आना चाहिए। तो रेडिकल कब बनता है? व्हेन हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन रेडिकल्स आर फॉर्म। तब रेडिकल बनता है। बात समझ में आ रहा है? रेडिकल फॉर्मेशन के लिए हमें हाइड्रोजन रिमूव करना होगा। जैसे देखो, मान लो, मैं सब पहले बता ही देता हूँ। जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर आप हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये बनेगा रेडिकल। और एक हाइड्रोजन हटाने से कौन सा रेडिकल है? ये मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट रेडिकल। ठीक है। अब इसी रेडिकल मतलब मोनोवैलेंट रेडिकल में से एक और हाइड्रोजन हटा दो, मतलब हमने एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो ये भी रेडिकल ही बनेगा। ठीक है। लेकिन अब इस रेडिकल का नाम हो जाएगा डाईवैलेंट रेडिकल। तो मोनोवैलेंट एंड डाईवैलेंट रेडिकल, एटलीस्ट आपको ये बात समझ में आना चाहिए कैसे बनता है। करेक्ट। अब देखो, जब हम एल्केन में से, ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो बनता है रेडिकल एल्काइल। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3 है, सॉरी CH4 है, मीथेन एक एल्केन है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो इसका नाम बनेगा, पहले तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3, और इसका एक बॉन्ड खाली हो गया इस कार्बन का, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल। इस रेडिकल का नाम क्या हो गया? मिथाइल। उस तरीके से मान लो कि अपने पास में C2H6 यानी इथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो ये बनेगा ऐसा C2H5, एक हाइड्रोजन हट गया और बॉन्ड खाली हो गया यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड इथाइल। तो ध्यान रखना है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन जाता है तो एल्काइल बनता है। क्लियर? चलो, अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा कंटिन्यू कर देता हूँ कि मान लो इस एल्काइल में से फिर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। ये जो एल्काइल बना हुआ है, और एल्काइल में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगर एल्काइल में से एक और हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो यहाँ पे बनेगा एक बाईवैलेंट रेडिकल, क्योंकि आप 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो ना, पहला तो इधर हो गया और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे बनता है नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं बताना चाहिए अभी, आप कंफ्यूज करोगे, कोई बात नहीं, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा मे बी। चलो, आप बात समझ पाए कि रेडिकल क्या होता है? रेडिकल आर फॉर्म लाइक दिस। क्लियर? चलो, इसको आप नोट कर लो फटाफट। प्रोपाइल से निकालोगे तो सॉरी, प्रोपेन से निकालोगे तो क्या बोलना पड़ेगा? प्रोपाइल। डन? चलो, अब क्या होता है समटाइम्स कि हम ना जब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो अपने पास में जब एक ही कार्बन है तो जितना भी हाइड्रोजन रिमूव करोगे वो तो सेम उसी कार्बन से रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जब एक से ज़्यादा अपने पास में कार्बन होते हैं तो हम हाइड्रोजन रिमूव करने का अपने पास में ऑप्शन बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने पास में CH4 था, उसमें से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बना CH3। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल, क्योंकि हमने मीथेन से बनाया हुआ है। ध्यान देंगे इधर, ये मीथेन था, आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, मिथाइल बना। अब अगर मिथाइल से फिर आपको एक और हाइड्रोजन रिमूव करना हो तो ऑप्शन ही नहीं है, इसी कार्बन से निकालना पड़ेगा। तो देखो, तो CH2, एक बॉन्ड इधर खाली हो गया, एक बॉन्ड इधर खाली हो गया, तो ये भी एक रेडिकल है, दैट इज अ बाईवैलेंट रेडिकल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नहीं, मिथाइल, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइलीन और मिथाइलिडीन। क्लियर बात? या तो इसको मिथाइलिन बोलेंगे या तो मिथाइलिडीन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर अपने पास में इथेन होता C2H6, इसमें से एक आप हाइड्रोजन रिमूव करते तो बनता C2H5। अब ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, ये रहा कुछ ऐसा। एल्कीन तो ऐसे ही होगा ना, देखो
तो अब जब अपने को एक हाइड्रोजन रिमूव करना था तो मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया यहाँ से, तो इसका बॉन्ड खाली हो गया, तो इसका नाम जो है दैट इज कॉल्ड इथाइल। क्लियर, इथाइल हो गया। अब इथाइल से एक और हाइड्रोजन रिमूव करो, तो अपने पास में दो ऑप्शंस हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन हैं? पहला ऑप्शन ये है कि आपने जिस कार्बन से, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, मैंने जो पहला एल्काइल बनाया, मोनोवैलेंट रेडिकल बनाया, तो पहले कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन रिमूव किया था। अब मुझे सेकंड एक और हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो मैं चाहूँ तो मैं उसी कार्बन से रिमूव कर सकता हूँ जिससे पहले मैंने रिमूव किया था, यानी कार्बन नंबर 2 से, या तो मेरे पास में दूसरा ऑप्शन है कि मैं कार्बन नंबर 1 से निकालूँ सेकंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने जिधर से निकाला था, मतलब कार्बन नंबर 2 से, वहीं से फिर निकाल देता हूँ, तो कैसे बनेगा ये देखना, CH, इधर पे CH, ये दो बॉन्ड्स खाली हो जाएंगे ना इसके। तो अगर सेम ही कार्बन से आप निकालते हो तो ये वाला नाम आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, इथाइलिडीन। लेकिन अगर आपने दूसरे वाले कार्बन से निकाला जिससे आप पहले नहीं निकाले थे, यानी कुछ ऐसा, C, सिंगल बॉन्ड C, H, पहले इधर से निकल चुका था, अब इधर वाले कार्बन से हमने निकाल दिया, मतलब एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, एक बॉन्ड इस कार्बन का खाली हो गया। ये सेम कार्बन से था तो इथाइलिडीन, इसका नाम जो करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इथाइलीन। बात समझ में आया? इथाइलिडीन और इथाइलीन। तो इस तरीके से रेडिकल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर बात? चलो जस्ट सेकंड, क्लास में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, रेडिकल पढ़ा दिया। ओके, आएंगे हम कॉमन नोमेनक्लेचर सेक्शन पे। रेडिकल पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यही रेडिकल डिपेंडेंट और रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नोमेनक्लेचर जो है अपने को जानना है। जस्ट अ सेकंड। चलो अब देखो, नोमेनक्लेचर अब पढ़ाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ वही कि आपको आज नोमेनक्लेचर ना पढ़ा के, देखो रेडिकल पे ना एक टॉपिक और रह जाता है। मैं अगर रेडिकल का वो टॉपिक छोड़ूंगा तो फिर मुझे किसी और दिन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा होल्ड ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेक्चर लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन जो एक रेडिकल का टॉपिक है वो यहीं पे कवर कर लेते हैं ताकि अपने को बाद में कोई दिक्कत ना हो। मतलब दिक्कत इन द सेंस मुझे किसी और लेक्चर में ये चीज़ें ना आधा ना हो जाए। ठीक है, चलो। तो देखो कई बार क्वेश्चन ये आता है अपने को कि मान लो कोई कंपाउंड है, उससे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी रेडिकल्स यू कैन फॉर्म विद दिस फार्मूला। जैसे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूँ आपको, रेडिकल का ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी radicals can be formed from the formula C4H10। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दोगे तो एक एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला है। तो इस एल्केन यानी ब्यूटेन बनाया जाएगा। अगर आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर थोड़ा आता है 10th का, तो ये ब्यूटेन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप कितने तरीके का रेडिकल बना सकते हैं ये पूछा गया है। तो देखो क्या होता है ना, रेडिकल बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप ना उस फॉर्मूले से आप जितना पहले स्ट्रक्चर बना सकते हो, मतलब जितने टाइप का एल्केन सोच सकते हो पहले आप बना लो। तो आपको ये क्लास 10th का है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि एक हम ऐसा एल्केन बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब सिंगल बॉन्ड कैसे बनाया जा सकता है। एक ये ब्यूटेन हो गया। अच्छा, एक और ब्यूटेन बनाया जा सकता है, ब्यूटेन नहीं मतलब इस ब्यूटेन मुझे नहीं कहना चाहिए, मतलब 4 कार्बन का एल्केन एक ऐसा ही बन सकता है, और 4 कार्बन का एक एल्केन ऐसा ही बन सकता है जहाँ पे हम एक ब्रांचिंग दिखा रहे हो। ऐसा काउंट कर लो, फॉर्मूला एकदम सेम है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन,
3 2 5 2 7 और 3 10, 3 3 3 1 10, क्लियर, 9 1 10। अब मेरे को यही पता है कि 4 कार्बन का एल्केन यही 2 बन सकता है। अब इसमें ध्यान देना है कि रेडिकल्स कितने बनेंगे, तो जितने टाइप के हाइड्रोजन्स उतने टाइप के रेडिकल्स बन सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो मैं चाहूँ इधर से हटाऊँ हाइड्रोजन, चाहे इधर से हटाऊँ, एक ही टाइप का रेडिकल बनने वाला है, ठीक है। अब बोलोगे सर इधर से इधर अलग नहीं, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो चीज़ है, जब तक नाम अलग नहीं तब तक काम अलग नहीं, मतलब जब तक नाम सेम तब तक वो कंपाउंड सेम है। जब मैं आपको नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा तो आप खुद ही बोलोगे हाँ सर ये तो सेम ही चीज़ है। मतलब अपने पास में यहाँ पे 2 तरीके का रेडिकल बनाया जा सकता है। अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करूँगा तो कुछ ऐसा बनेगा, एक रेडिकल ऐसा बन सकता है CH3 CH2 और मैंने ये देखो 1 डिग्री से रिमूव किया तो ऐसा रेडिकल बनेगा, करेक्ट। मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, चाहे मैं यहाँ से भी करता सेम बात बनता, मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करने पे एक ऐसा रेडिकल बना, क्लियर। अच्छा 2 डिग्री रिमूव करते हाइड्रोजन को तो ऐसा बनता CH3 CH2 CH, यहाँ एक बॉन्ड खाली हो गया CH3। तो इस वाले स्ट्रक्चर से 2 रेडिकल बना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्लियर। उसी तरीके से इस वाले कंपाउंड से चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, क्यों तीनों 1 डिग्री के ही हैं और ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो कहीं से भी निकालोगे सेम ही नाम आएगा इसका, ठीक है। तो CH3 CH CH2 मैंने इधर से निकाल दिया और ये हो गया CH3, करेक्ट। तो ये एक ऐसा ये रेडिकल बन सकता है और एक रेडिकल और बनेगा अगर मैं ये 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करूँ। यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव किया और इसका एक 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करके कुछ ऐसा बनता CH3 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 और ये हो गया ऐसा, ये एक अलग रेडिकल है। तो इस कंपाउंड से टोटल मैंने कितने रेडिकल्स बनाए, 1 2 3 और 4। तो इस फॉर्मूले से हम टोटल 4 रेडिकल बना पा रहे हैं। स्टेप मैंने क्या फॉलो किया, पहले इस 4 कार्बन के एल्केन को हम पहचाने और जो भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल था मैंने उसको ड्रॉ कर दिया, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रख के। उसके बाद में जितने टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन्स थे मैंने उसके अकॉर्डिंग रिमूव कर करके चेक किया, तो मुझे इससे 2 स्ट्रक्चर यहाँ मिला, 2 स्ट्रक्चर यहाँ मिला, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 रेडिकल्स बन रहे हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्लान सीट में भी दूंगा, रेगुलर सीट्स के अंदर भी मिलेगा आपको क्वेश्चन करने के लिए। थोड़ा सा जल्दी है लेकिन जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा रेडिकल का टॉपिक था तो मैंने डिस्कस कर दिया। जब नोमेनक्लेचर जाएंगे ना, कॉमन नोमेनक्लेचर, तो उसके अंदर में भी आपको ये रेडिकल फॉर्मेशन और उसका रेडिकल का नाम भी जो है वो आपको सिखाऊंगा कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर में। सो क्लास मुझे लगता है कि आज का क्लास थोड़ा ठीक ठाक है, अब इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तो मैं ये जो नोमेनक्लेचर है बेसिकली जो कॉमन नोमेनक्लेचर मुझे पढ़ाना था, आज मैंने रेडिकल इसलिए पढ़ा दिया कि मुझे रेडिकल डिपेंडेंट और रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ाना है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्लास का टारगेट वही होगा कि हम एक ही क्लास में थोड़ा सा लेंथ बढ़ा लेंगे वीडियो की, लेकिन एक क्लास के अंदर में हम कॉमन नोमेनक्लेचर यानी दोनों रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम्स एंड दूसरा रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम्स को कंप्लीट करेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ, अगर वो जल्दी हो जाता है कुछ एग्जांपल्स, तो हम साथ साथ में जो डिराइव्ड नेम है उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो क्लास आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा और गाइस प्लीज़ फीडबैक। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ गो फॉर एजुकेशन नीट एंड जेईई। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।